हाँ जी डियर व्यूवर, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो आज हम एनसीईआरटी बोर्ड की जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का विषय है उसका चैप्टर नंबर 7 है जो उसके ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कंसेप्ट्स। इस चैप्टर के अंदर हम पर्टिकुलर एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई और उससे संबंधित कुछ जो कंसेप्ट हैं उनके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। एग्रीगेट डिमांड का टॉपिक पढ़ने से पहले आपको दो वर्ड, एक माइक्रो और एक वर्ड है आपके पास मैक्रो, इन दोनों के बारे में थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है ताकि आपको कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ आए। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इन दोनों इकोनॉमिक्स को पहले एक साथ ही पढ़ा जाता था, इनका अलग अलग स्टडी नहीं किया जाता था। इकोनॉमिक्स के अंदर ये दो अलग अलग ब्रांच नहीं थी। लेकिन 1933 के अंदर हमारे एक इकोनॉमिक्स्ट हुए हैं जिनका नाम है रैगनर फ्रिस्ट, RAGNER, रैगनर फ्रिस्ट। तो रैगनर फ्रिस्ट ने 1933 के अंदर ये बोला कि अगर आपने इकोनॉमिक्स को अच्छी तरीके से, मतलब उसको एक प्रिंसिपल वे से या एक सिद्धांतक रूप से अगर समझना है तो उसके लिए आपको मैक्रो लेवल पर और माइक्रो लेवल पर जो स्टडी है वो एक साथ नहीं करनी, आपको इन दोनों ब्रांच को अलग अलग तरीके से स्टडी करना होगा ताकि जो रिज़ल्ट्स हैं वो आपके सही हो सके। तो 1933 के बाद हम इन दोनों को, माइक्रो और मैक्रो को, अलग अलग स्टडी करना शुरू कर दिया। अभी आपको क्यों बताया जा रहा है, तो इसका रीज़न ये है कि आपने +1 के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर एक टॉपिक पढ़ा है जिसको हम बोलते हैं डिमांड। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये भी बता देते हैं कि जो स्टडी है वो आपकी इंडिविजुअल लेवल पर होती है, मतलब किसी पर्टिकुलर फर्म के बारे में आपने स्टडी करना है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में स्टडी करना है, उसके जो आर्थिक, मतलब कि इकोनॉमिक जो एस्पेक्ट्स हैं उनके ऊपर स्टडी करना है। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये किसी पर्टिकुलर फर्म के बारे में या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में स्टडी नहीं करता, ये पूरी इकोनॉमी को होल लेवल के ऊपर स्टडी करता है। इसके अंदर पूरी की पूरी जो हमारी इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं हायर लेवल पर। जबकि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये सिर्फ हमारी इंडिविजुअल लेवल पर या किसी पर्टिकुलर मार्केट पर या किसी पर्टिकुलर फर्म के ऊपर स्टडी करेगा। तो +1 के अंदर आपने माइक्रो के अंदर टॉपिक पढ़ा डिमांड, तो डिमांड के ऊपर, और दूसरा है आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं मैक्रो के अंदर एग्रीगेट डिमांड। तो इन दोनों टॉपिक्स को हम अलग अलग ब्रांच के अंदर डिस्कशन करते हैं। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसके अंदर हम डिमांड का टॉपिक डिस्कशन करते हैं, जबकि मैक्रो के अंदर जो हम टॉपिक डिस्कशन करते हैं उसको हम एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। तो आप ये सोचोगे कि जो डिमांड और एग्रीगेट डिमांड है इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होगा, तो इसके अंदर मैं आपको बेसिक डिफरेंस क्लियर करवाता हूँ कि डिमांड और एग्रीगेट डिमांड में डिफरेंस क्या है। जो आपने +1 में डिमांड पढ़ा है तो उस डिमांड का बेसिक मीनिंग होता था कि किसी मार्केट के अंदर किसी पर्टिकुलर गुड की डिमांड, कोई भी पर्टिकुलर आपकी गुड हो सकती है, जैसे मार्केट के अंदर कि किसी मार्केट के अंदर टोटल मिल्क है जो, उसकी डिमांड क्या है, ठीक है। जबकि एग्रीगेट डिमांड के अंदर हम किसी पर्टिकुलर गुड की डिमांड के बारे में डिस्कशन नहीं करते, इसके अंदर हम जितनी भी गुड्स हैं या जितनी भी हम सर्विस यूज़ करते हैं उन सभी की डिमांड के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो इन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस यही है कि जो डिमांड टॉपिक था वो किसी पर्टिकुलर की डिमांड की बात करता था, पर्टिकुलर गुड की, जबकि एग्रीगेट डिमांड है वो कंट्री के अंदर प्रोड्यूस होने वाली जितनी भी गुड्स या सर्विस को जो कंज्यूमर या हाउस होल्ड्स या प्रोड्यूसर डिमांड करते हैं, ये उनकी बात करता है। तो अब आपको यहाँ से क्लियर होगा कि डिमांड जो होती है वो किसी पर्टिकुलर गुड के बारे में बताती है, जबकि एग्रीगेट डिमांड है वो जितनी भी गुड्स या सर्विस है उन सभी के बारे में डिस्कशन करती है। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं हमारा जो कंसेप्ट है। सबसे पहला हमारा कंसेप्ट है एग्रीगेट डिमांड। अब इसको मैं जहाँ भी लिखूँगा शॉर्ट में लिखूँगा, AD लिखूँगा, तो आप इसको समझ लेना है कि मैंने एग्रीगेट डिमांड है जो वो शो कर रहा हूँ, ठीक है।
सो एग्रीगेट डिमांड के बारे में हमें सबसे पहले की पॉइंट ये पता है कि जो एग्रीगेट डिमांड है इट इज़ नॉट रिलेटेड टू एनी पर्टिकुलर गुड, कि ये किसी पर्टिकुलर गुड के बारे में स्टडी नहीं करता। सो एग्रीगेट डिमांड इज़ नॉट रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर गुड, कि ये किसी पर्टिकुलर गुड के बारे में संबंधित नहीं है, ये उससे रिलेट नहीं करता। इट इज़ रिलेटेड टू दी ऑल गुड्स एंड सर्विस, तो ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया, इट इज़ रिलेटेड टू ऑल गुड्स एंड सर्विस। तो ये आपके लिए सबसे पहला की पॉइंट होगा कि जो एग्रीगेट डिमांड है वो पर्टिकुलर गुड को बिलोंग नहीं करता, रिलेट नहीं करता, ये सभी गुड्स और सर्विस के बारे में बात करता है। अब जो दूसरा पॉइंट है कि हमारी कंट्री के अंदर जब भी हम एग्रीगेट डिमांड को मेज़र करते हैं तो उसके लिए हम जो टर्म यूज़ करते हैं वो है एक्सपेंडिचर। तो एग्रीगेट डिमांड इज़ मेजर इन द टर्म ऑफ एक्सपेंडिचर, कि जो एग्रीगेट डिमांड है उसको हम जब मेज़र करते हैं, अगर आपसे कोई पूछता है कि आपकी कंट्री के अंदर एग्रीगेट डिमांड कितनी है, तो आप उसको ये बताओगे कि हमारे देश के अंदर जो गुड्स एंड सर्विस के ऊपर एक्सपेंडिचर किया जाना है उसको हम एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। मतलब इसको मेज़र करने के लिए हम कंजम्पशन वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे, इनकम वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे, तो हम ना इन्वेस्टमेंट वर्ड का यूज़ करेंगे। हम ये कहेंगे कि हमारी इकॉनमी के अंदर गुड्स या सर्विस के ऊपर इतना खर्चा होता है, तो उसको मेज़र करने की जो टर्म है वो हमारे पास क्या है, एक्सपेंडिचर। अब उसके बाद तीसरा पॉइंट है कि एग्रीगेट डिमांड इज़ मेजर इन एन अकाउंटिंग ईयर। इसका यानी कि आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि जो इसका टाइम पीरियड है वो है हमारे पास एन अकाउंटिंग ईयर। अब आप इकोनॉमिक्स से स्टूडेंट हो तो आप सभी को पता होगा कि जो अकाउंटिंग ईयर है वो हमारा 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक होता है। इसी को हम इकोनॉमिक्स के अंदर अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। तो जो एग्रीगेट डिमांड है गुड्स एंड सर्विस की, उनके ऊपर एक साल के अंदर जो भी खर्चा करना है उसके बारे में हम एग्रीगेट डिमांड का टॉपिक पढ़ते हैं। तो आपको यहाँ से 3 बातें समझ आ गई कि एक तो हमारे देश के अंदर जितनी भी गुड्स या सर्विस की लोग विश टू बाय खर्चा करने की, उसके ऊपर खर्चा करने की जो बात करते हैं, और वो खर्चा कितने टाइम में करना है आपने, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। अब चौथी बात है कि एग्रीगेट डिमांड है जो इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू, डायरेक्टली लिख सकते हो आप या एक वर्ड है हमारे पास वाइस वर्सा रिलेटेड टू दी इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। अब इस बात का मीनिंग क्या है कि डायरेक्टली रिलेटेड या वाइस वर्सा रिलेटेड टू दी इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इस बात का अर्थ ये है, इनकम को हम इकोनॉमिक्स के अंदर डोनेट करते हैं वाई से, ठीक है, और आउटपुट है जो हमारी प्रोडक्शन है, और एम्प्लॉयमेंट आप सभी को पता है कि रोज़गार है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जो एग्रीगेट डिमांड है वो इन तीनों से डायरेक्टली रिलेट करता है। डायरेक्टली का मतलब सेम डायरेक्शन, कि जैसे ही किसी व्यक्ति की इनकम बढ़ेगी तो उसकी डिमांड भी बढ़ती हैं, एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ती हैं। या हमारी इकॉनमी के अंदर अगर लोगों का इनकम लेवल अप होता है, सभी लोगों की जो इनकम बढ़ेगी तो उसके साथ कंट्री के अंदर एग्रीगेट डिमांड का लेवल भी बढ़ेगा, क्योंकि जैसे ही इनकम बढ़ती है तो हम अपना कंजम्पशन है उसको इंक्रीज़ करते हैं। और इसी तरीके से अगर आउटपुट बढ़ेगी तो आउटपुट बढ़ने से भी आउटपुट बढ़ने से क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। और जैसे ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, जैसे कि सपोज करो कि प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ तो प्रोडक्शन लीड करेगा एम्प्लॉयमेंट को, और जैसे ही एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो आपका इनकम लेवल भी बढ़ेगा। तो इनकम लेवल बढ़ने से ही आपकी एग्रीगेट डिमांड का लेवल भी बढ़ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन तीनों के बढ़ने से, चाहे प्रोडक्शन बढ़े, चाहे एम्प्लॉयमेंट, चाहे इनकम, तो इन तीनों के बढ़ने से जो एग्रीगेट डिमांड का लेवल है ये भी बढ़ता है। मतलब अगर ये तीनों कम होते हैं, प्रोडक्शन का लेवल कम हो गया तो आपका एग्रीगेट डिमांड का लेवल भी कम हो सकता है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों के अंदर जो रिलेशन है वो हमारा वाइस वर्सा है। उसके बाद 5वां की पॉइंट है कि जो एग्रीगेट डिमांड इज़ इनवर्सली बिलोंग टू या इनवर्सली रिलेटेड टू
इन्वर्सली रिलेटेड टू दी जनरल प्राइस लेवल, कि जो एग्रीगेट डिमांड है उसका जनरल प्राइस लेवल के साथ इन्वर्स रिलेशन है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हम माइक्रो के अंदर पहले पढ़ के आए हैं कि जैसे ही आपका प्राइस लेवल बढ़ेगा तो आपकी उस गुड की डिमांड क्या हो जाती है, कम, क्योंकि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या होती है, कम होती है। तो वो तो बात थी माइक्रो की। तो अब माइक्रो लेवल पे हम उसको प्राइस नहीं बोलते, क्योंकि जो प्राइस होती है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर गुड की होती है। जबकि हम मैक्रो लेवल पे सभी गुड्स और सर्विस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सभी गुड्स एंड सर्विस को हम जो प्राइस लेवल लेते हैं एवरेज, तो उसको हम बोलते हैं जीपीएल, यानी कि जनरल प्राइस लेवल। हमारी कंट्री के अंदर जितनी भी गुड्स या सर्विस हैं उनकी जो एक एवरेज प्राइस है उसी को हम क्या बोलते हैं, जनरल प्राइस लेवल। अगर हमारी कंट्री के अंदर एवरेजली देखा जाए, अगर सारी गुड्स या सर्विस की प्राइस एवरेज बढ़ती है तो इसका मतलब कि प्राइस लेवल बढ़ने से हमारी कंट्री के अंदर एग्रीगेट डिमांड का लेवल कम हो जाता है। तो जैसे आप देखोगे कि प्राइस लेवल बढ़ा तो हमारा एग्रीगेट डिमांड का लेवल कम हो गया। तो इन दोनों के अंदर आपको कौन सा रिलेशन दिखाई दे रहा है, तो यही हमारा कौन सा रिलेशन है, इन्वर्स। इन्वर्स का मतलब कि वो सेम डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे। अगर हमारा जनरल प्राइस लेवल कम होएगा तो इसका मतलब एग्रीगेट डिमांड का लेवल बढ़ेगा। तो इन साइंस को ही हम क्या बोलते हैं, इन्वर्स रिलेशन। तो ये था आपका 5वां पॉइंट। अब उसके बाद हमारे पास जो 6वां पॉइंट है, जो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट समझना ज़रूरी है, तो वो है एग्रीगेट डिमांड को, कि ये एक्चुअल में नहीं होता, ये होता आपका विश टू बाय। विश टू बाय, विश टू बाय का मतलब ये हुआ कि आपकी कंट्री के अंदर जितने भी आपके इकोनॉमी के एजेंट हैं, हमारे इकोनॉमी के बेसिक एजेंट 4 हैं। एक तो हमारे पास होता है हाउस होल्ड, एक होता है हमारे पास प्रोड्यूसर, एक होती है गवर्नमेंट, और एक आपका होता है फॉरेन सेक्टर, जिसको हम लिखते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के साथ बिलोंग करते हैं। तो जो प्रोड्यूसर सेक्टर है या गवर्नमेंट सेक्टर है या हाउस होल्ड है, यही हमारी इकोनॉमी के क्या होते हैं, बेसिक एजेंट्स होते हैं। इन एजेंट्स के द्वारा एक साल के अंदर जितनी भी गुड्स या सर्विस हैं उनके ऊपर जो उन्होंने पैसा खर्च करने की क्या सोच रखी है, प्लानिंग बना रखी है। यानी कि विश टू बाय का मतलब यह है कि उन्होंने अभी इस गुड्स या सर्विस के ऊपर खर्च करने की क्या बनाई हुई है, प्लानिंग बनाई हुई है। एक्चुअल में वो बाद में प्राइस लेवल अप डाउन होता है या उनका जो बिहेवियर चेंज होता है, उसके कारण वो जो एग्रीगेट डिमांड है वो कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। लेकिन यहाँ बेसिक समझने वाली बात ये है कि जो एग्रीगेट डिमांड होती है वो प्लान्ड होती है, एक्चुअल नहीं होती। एक्चुअल में तो वो ज़्यादा भी हो सकती है, मिडिल में जाके क्राइसिस आ सकता है इकॉनमी के अंदर, या हमारी जो हैबिट्स है वो चेंज हो सकती हैं, हमारी जो हाउस होल्ड की जो नीड्स हैं वो कम ज़्यादा हो सकती हैं। लेकिन एक समय वो प्लानिंग करके बैठ जाते हैं कि इस साल हम ऑल गुड्स एंड सर्विस के ऊपर इतना पैसा खर्च करने के लिए सोच रहे हैं। एक्चुअल में क्या हो गया, वो कम या ज़्यादा हो सकता है। फैमिली के अंदर कोई बीमार हो गया तो अचानक हो सकता है कि एक्स्ट्रा खर्चा भी करना पड़ सकता है। सो एग्रीगेट डिमांड है जो वो विश टू बाय होती है, मतलब कि उन्होंने 1 अप्रैल से पहले सोच रखा है कि आने वाला जो अकाउंटिंग ईयर है उसके अंदर हम इतना पैसा गुड्स या सर्विस के ऊपर खर्च करने के लिए तैयार हैं। एक्चुअल में वो ज़्यादा या कम हो सकता है, वो सर्कमस्टांसिस के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 6 के 6 पॉइंट्स है वो क्लियर होंगे। इसको आप NCERT की बुक से रीड करोगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से वो समझ आएंगे। तो इसके बाद हम डेफिनेशन पे चलते हैं कि आपकी जो डेफिनेशन अब क्या बनेगी, जो हमने कंसेप्ट समझा है। तो सबसे पहली बात क्या है कि जैसे कि हमने पहले बताया था कि एग्रीगेट डिमांड इज द सम ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि हमने यही बताया था कि जो एग्रीगेट डिमांड है उसको मेज़र करने के लिए जो टर्म यूज़ की जाती है तो वो है आपकी एक्सपेंडिचर, कि जितना खर्चा करने जा रही है। कौन खर्चा करेगा, लोग करेंगे। उन्होंने लोगों ने जो खर्चा करना वो क्या है, उनका प्लान है, एक्चुअल नहीं होगा। एक्चुअल में वो कम या ज़्यादा हो सकता है। लोगों ने जो प्लान किया हुआ है कि उन्होंने इस साल जितनी भी गुड्स या सर्विस प्रोड्यूस हुई हैं इकॉनमी के अंदर, उनमें से जो गुड्स को उन्होंने क्या करना है, परचेज़ करना है, और कितने टाइम में, 1 अकाउंटिंग ईयर में। कि 1 अकाउंटिंग ईयर में जितनी भी गुड्स या सर्विस कंट्री के अंदर प्रोड्यूस हुई हैं उनमें से कितनी गुड्स को परचेज़ करना चाहते हैं, और उनको परचेज़ करने की लोगों ने क्या बनाई हुई है, प्लानिंग। और उसके ऊपर जो भी टोटल खर्चा करना चाहते हैं यानी कि विश टू बाय, उसी के सम को हम क्या बोलते हैं, एग्रीगेट डिमांड।
अब लास्ट में एक लाइन पर्टिकुलर लिखा है कि करॉस्पॉन्डिंग टू देयर द डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम, क्योंकि हर एक व्यक्ति का जो इनकम का लेवल है वो अलग अलग होता है। रिच का जो इनकम लेवल है वो अलग होता है, पुअर का अलग होता है, मिडिल क्लास फैमिली का अलग होता है। तो जैसा जैसा इनकम लेवल होगा उनका, उसी प्रकार से उनका एग्रीगेट डिमांड का भी लेवल होगा। तो आपको यहाँ से की पॉइंट ये पकड़ना है, एक तो ये खर्चा होगा, मेज़र करना होगा तो वो एक्सपेंडिचर की फॉर्म में होगा, और दूसरा की पॉइंट आपको यहाँ से पता लगेगा कि इसके अंदर प्लानिंग होती है कि उन्होंने कितना पैसा खर्च करना है, और ये परचेज़ करेंगे, किसको करेंगे, नॉट ए पर्टिकुलर गुड्स, इट इज़ बिलोंग टू दी ऑल गुड्स एंड सर्विस। और एक आपने पॉइंट ये रखना है अकाउंटिंग ईयर, जो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि ये एग्रीगेट डिमांड का जो कंसेप्ट है वो समझ आ गया होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।